गुड मॉर्निंग। मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत करता हूं। और आज हम लोग 29 दिसंबर के डेली करंट अफेयर देखेंगे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप सभी इसे देखें। और अगर नए हैं तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करते रहें। और आप अगर पीछे की वीडियो नहीं देखें तो उसे देखें। आपको इस चैनल पे डेली करंट अफेयर सीरीज के अलावा स्पेशल पॉलिटी सीरीज का वीडियो मिलेगा, आप सभी उसे देखें और अपने पॉलिटी को बेहतर करें। तो आइए इस चैनल पे और अपने तैयारी को बेहतर करें और एग्जाम क्रैक करें। और इसी के साथ आइए आगे चलते हैं। आपके लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो सारे प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और अंत में आपको डेली एक प्रश्न मिलता है, सवाल हमारा जवाब आपका में, जिससे आप डेली एक दो प्रश्न नया सीखते हैं। इसलिए अंत तक वीडियो में बने रहें उस प्रश्न तक पहुंचने के लिए। तो आइए आगे चलते हैं। आपके लिए एक लाइन जो आपको मेहनत करने के लिए मजबूर कर सके। कोई आपको सफल होने से नहीं रोकता, कोई आपको सफल होने से नहीं रोकता, बल्कि आप खुद रोकते हो। तो आपको सफल होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, बल्कि आप खुद से रोक सकते हो। तो आपके पास जो रोकने का जो बाधा है, उस बाधा को आप तोड़कर आगे निकलो और आप सफल बन जाओ। तो इस तरह से दुनिया की कोई भी शक्ति आपको सफल होने से नहीं रोक सकते हैं। इसलिए बाधा को तोड़कर आप आगे निकले और अपने मंजिल तक पहुंचे। तो आइए चलते हैं आगे, जो आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसे सारे प्रश्नों को देखते हैं। तो आज का एक नंबर प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में मेन लाइन स्पोर्ट्स के रूप में मान्यता दी। तो भारत सरकार के द्वारा मेन लाइन स्पोर्ट के रूप में किसे मान्यता दिया गया है? तो ध्यान रखेंगे, ई स्पोर्ट्स को भारत सरकार ने मेन लाइन स्पोर्ट्स के रूप में मान्यता दिया है। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ग्रीन मेथनॉल के कॉमर्शियल प्रोडक्शन की सुविधा के लिए एनटीपीसी ने किसके साथ एमओयू समझौता किया है? तो ग्रीन मेथनॉल के कॉमर्शियल प्रोडक्शन की सुविधा के लिए एनटीपीसी, जो कि भारत की सबसे बड़ी पावर जनरेशन कंपनी है, नेशनल थर्मल पावर, यह किसके साथ समझौता किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, मैयर टेक्नोमोंट ग्रुप के साथ ये समझौता किया है। ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी पावर जनरेशन कंपनी एनटीपीसी है और इसने ग्रेन मेथनॉल के कॉमर्शियल प्रोडक्शन की सुविधा को विकसित करने और इसका मूल्यांकन के लिए एक इटली के कंपनी है आपका मैयर टेक्नोमोंट ग्रुप। तो ये मैयर टेक्नोमोंट ग्रुप जो है वो कहाँ की कंपनी है? तो इटली के कंपनी है और इसी के साथ एनटीपीसी समझौता किया है, साइन किया है। इसमें जो है वो कॉमर्शियल लेवल पर जो है ग्रीन मेथनॉल को बढ़ावा मिल सके, इसलिए इस पे जो है समझौता हुआ है। ध्यान रखेंगे, जिसका प्रोडक्शन नवीकरणीय रूप से और बिना प्रदूषणकारी उत्सर्जन से किया जाता है। ग्रीन मेथनॉल मरीन ट्रांसपोर्ट के लिए एक बेहतर विकल्प के तौर पर देखा जा सकता है, खासकर मरीन ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्टे सेफ ऑनलाइन और G20 डिजिटल अलायंस लॉन्च किया है। तो ध्यान रखेंगे, स्टे सेफ ऑनलाइन और G20 डिजिटल अलायंस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आपका लॉन्च किया सी नंबर, अश्वनी वैष्णव जो हैं वो देश के अभी वर्तमान में रेलवे मंत्री हैं और सूचना प्रसारण मंत्री हैं। तो इन्हीं के द्वारा स्टे सेफ ऑनलाइन और G20 डिजिटल अलायंस लॉन्च किया गया। तो ये ध्यान रखना है, ये इसे लॉन्च किसने किया? तो आपका अश्वनी वैष्णव के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्टे सेफ ऑफलाइन और G20 डिजिटल अलायंस को लॉन्च किया अश्वनी वैष्णव। G20 की अगर हम बात करते हैं तो G20 2022 की अध्यक्षता इंडोनेशिया ने किया था और G20 2023 की आधिकारिक अध्यक्षता भारत 1 दिसंबर 2022 को स्वीकार किया।
और 2023 में इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा किया जा रहा है। ध्यान रखेंगे भारत में अगले 1 साल तक जो है वो G20 की अध्यक्षता भारत करेगा। तो इस तरह से जो है वो G20 अलायंस के साथ स्टे सेफ ऑनलाइन को लॉन्च किया अश्वनी वैष्णव ने। इसका अगर उद्देश्य की हम बात करें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के व्यापक उपयोग और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए देश के नागरिकों को जागरूकता बढ़ाना स्टे सेफ ऑनलाइन का मुख्य उद्देश्य है। तो खासकर जो है लोगों को जागरूक बनाया जाए ताकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के व्यापक उपयोग और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिल सके। ध्यान रखना है आपको इस पॉइंट को। अगला प्रश्न है कि नीलिमा रानी साहित्य सम्मान 2023 के लिए किसे चुना गया? तो इसका आंसर 1 नंबर होगा नमिता गोखले। नमिता गोखले को 2023 के लिए सम्मान के लिए चुना गया है और काफी प्रतिष्ठित साहित्य सम्मान है ये। हालांकि ये नमिता गोखले को यह पुरस्कार के लिए जो है वो चुना गया है। इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में 21 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखे हैं, इसलिए नालिमा रानी साहित्य सम्मान 2023 पुरस्कार जो है वो नमिता गोखले को दिए जाने की घोषणा किया गया है। तो ध्यान रखना है इसका आंसर 1 नंबर होगा। अगला प्रश्न है पहले गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखेंगे KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया और ये ध्यान रखना है कि ये पहला KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड है। तो इसके लिए आपको चुना गया है D नंबर एलिडा ग्वेरा को यह पुरस्कार के लिए अवार्ड के लिए सम्मानित किया जाने की घोषणा किया गया और ये आपका क्यूबा के हैं। ध्यान रखिएगा क्यूबा के सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर एलिडा ग्वेरा को यह पुरस्कार दिया गया है। यह अवार्ड और गौरी अम्मा फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया है। ध्यान रखना है कि गौरी अम्मा फाउंडेशन के द्वारा यह स्थापित किया गया है और यह क्यूबा में विकलांग बच्चों के रहने के लिए 2 घरों को संचालन करती है एलिडा ग्वेरा, इसलिए इन्हें यह पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। इस अवार्ड की शुरुआत KR गौरी अम्मा की स्मृति में की गई है और पहले KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड एलिडा ग्वेरा को दिया गया जो कि क्यूबा के हैं और ये 2 विकलांग बच्चों के लिए 2 घरों का संचालन करती है, इसलिए इन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है इंडियन वाइल्ड ऑफिसर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इंडियन वाइल्ड ऑफिसर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट किसे चुना गया? तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर संजय सिंह को इसका अध्यक्ष चुना गया है। ध्यान रखना है यह IIT रुड़की से केमिकल इंजीनियरिंग के डिग्री ली हैं और इस तरह से ये ऋतुराज बरुआ को यहाँ पर उपाध्यक्ष और अनूप सिंह को महासचिव और इसका अध्यक्ष संजय सिंह को चुना गया। तो खासकर इसके अध्यक्ष का नाम आप सभी ध्यान रखेंगे। इंडियन वाइल्ड ऑफिसर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष संजय सिंह को चुना गया है। अगला प्रश्न है किस देश ने हाल ही में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के सम्मान में एक विशेष डाक टिकट जारी किया? तो भारत के 75वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी देश के अंदर अमृत महोत्सव चल रहा है। तो अमृत महोत्सव चल रहा है और इसी में जो है 75वीं वर्षगांठ के सम्मान में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है। कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्बिया ने डाक टिकट जारी किया भारत की 75वीं वर्षगांठ के सम्मान में। सर्बिया के पहले उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के उपस्थिति के द्वारा यह जारी किया गया है और इस तरह से सर्बिया दक्षिण पूर्वी यूरोप में एक लैंड लॉक देश है जिसकी राजधानी, ध्यान रखिएगा पूछता है बार बार, सर्बिया की राजधानी कहाँ है? तो बेलग्रेड है और यह एक लैंड लॉक देश है सर्बिया और इसी के द्वारा जो है वो भारत की 75वीं वर्षगांठ के सम्मान में एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है किस राज्य ने शहरी सेवाओं में सुधार के लिए भारत सरकार ने ADB के साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय मनीला में है, के साथ $125 मिलियन के
125 मिलियन डॉलर के लोन के लिए करार किया है। तो 125 मिलियन डॉलर के लोन के लिए करार किया है एडीबी के साथ कौन सा राज्य? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो है वो जलवायु प्रतिरोधी सीवेज सिस्टम और वाटर ड्रेनेज सिस्टम और वाटर सप्लाई सिस्टम को विकसित करने के लिए 125 मिलियन डॉलर का लोन का करार किया है एडीबी के साथ। तो अपने राज्य में विकास करने के लिए स्टालिन सरकार के द्वारा यह समझौता किया गया है। तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में गोबर के बने रंग से रंगा जा रहा वहां के शासकीय भवन को? तो भारत के कौन से राज्य में गोबर के बने रंग से रंगा जा रहा है वहां के शासकीय भवन? जो भी वहां के जो है वो शासकीय भवन है, चाहे वहां का स्कूल हो, छात्रावास हो, या फिर जो है जो भी सरकारी भवन है, जो भी कार्यालय हैं, वो सभी को गोबर से जो पेंट बने हैं, यानी कि जो नेचुरल पेंट कहेंगे, तो उससे सभी जो है वो शासकीय भवनों को रंगा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के द्वारा जो है इसकी जो है शुरुआत की। खासकर जो है राज्य में 2 वर्ष पहले वहाँ पर गोधन न्याय योजना की शुरुआत हुई थी और उसी के तहत गोबर से प्राकृतिक पेंट तैयार हुआ और उसी पेंट से वहाँ के प्रत्येक शासकीय भवनों को रंगा जा रहा है, पेंट किया जा रहा है, जिसमें वहाँ के जो भी सरकारी भवन है, स्कूल हैं, छात्रावास हैं, ये सभी को इस पेंट से पेंट किया जा रहा है। तो काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, तो सवाल हमारा जवाब आपका में स्वागत है। तो डेली एक क्वेश्चन हम उसका आंसर देते हैं और एक नया क्वेश्चन देते हैं जिसमें आप सभी उसका आंसर करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि आप सभी सही आंसर करते हैं और डेली कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो सीखने के व्यू से आप डेली इस क्लास को फॉलो करें, चाहे आपका जो है वो करेंट अफेयर्स क्लासेज हो या फिर स्पेशल पॉलिटी सीरीज हो, ये सब आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी देखें और साथ साथ क्लास को शेयर करना ना भूलें, जितना हो सके क्लास को शेयर करें। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, फिर 4 जोड़ा गया और अभी वर्तमान में 12 अनुसूची हो गई है। पॉलिटी स्पेशल में हम लोग डीपली इसका अध्ययन कर चुके हैं। तो आप अगर नहीं देखें तो एक बार देखें, और अगर जो देखे भी हैं तो एक बार पीछे वाला वीडियो रिकॉल करें। इससे आपको पूरे अनुसूची का एक वीडियो मिलेगा और आपका पूरा अनुसूची क्लियर होंगे। अगला प्रश्न है आज के लिए आपके लिए। आज का प्रश्न है, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? मुगल काल की राजभाषा कौन थी? इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। तो उम्मीद रखता हूं कि आप सभी इसका आंसर सही ही करेंगे। तो बिल्कुल करें, सभी लोग करें, जितने लोग वीडियो देखते हैं सभी लोग इसका कमेंट करें। तो आज यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।